सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत की बहाली की उम्मीदें फिर जाग उठी हैं। दलील इसकी यह है कि मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कमर कस के खुद मैदान में आ गए हैं। उनके मईशत को पस्ती से बुलंदी पर पहुंचाने के इनकलाबी सूबे क्या हैं? कराची में 50 बड़े ताजरों से मुलाकात में आर्मी चीफ ने माशी मनसूबे शेयर कर दिए, जिनके मुताबिक सऊदी अरब और अरब अमारात से 50 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी। इसके अलावा कतर और कुवैत से भी सरमायाकारी की कोशिशें जारी हैं, जिसके लिए आर्मी चीफ जल्द इन ममालिक का दौरा करेंगे। इस मुलाकात की जो तफसीलात सामने आई हैं, इनके मुताबिक आर्मी चीफ ने बताया कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इन्हें पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान ने पाक फौज का ताउन साथ होने की सूरत में मजीद 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का भी वादा किया है। अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं तो 75 से 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी बीमार मईशत को न सिर्फ शिफा बख्श देगी बल्कि ये दौड़ने लगेगी। यही नहीं, आर्मी चीफ पुरअज़्म है कि वो करप्शन और स्मगलिंग का भी कला कमा करके दम लेंगे। बल्कि खबरें यह भी चली हैं कि ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग पर जनरल आसिम ने कोर कमांडर से कहा कि ईरानी पेट्रोल किसी सूरत कराची नहीं पहुंचना चाहिए। कौम की मुश्किलात दूर करने और मईशत को ऊपर उठाने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह दिन रात एक किया हुआ है वो यकीनन काबिल सताइश है, मगर सच ये भी है कि माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद ही सियासी इस्तेहकाम का जरिया है, मगर सितम यह है कि इंतखाबात कब होने हैं, फैसला कौन करेगा, इस पर सारी नज़रें लगी हैं। और एक फैसला जो महफूज हुआ है और जिसका शिद्दत से इंतजार किया है, नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये मुतवक्किल फैसला क्या हो सकता है, इसी से आगाज़ करेंगे। आज हमें ज्वाइन करें जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं, सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। जदून साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो नैब वाला मामला है, जिस तरह हमने देखा आर्मी चीफ भी कह रहे हैं जी करप्शन से पाकिस्तान, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है जो ताजरों से मुलाकात हुई है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे देती है कि नैब तरामीम गलत थी तो फिर वहीं से केस दोबारा शुरू हो जाएंगे, हम फिर उसी तरह का एहतसाब देखेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नैब के जो कानून के अंदर तरमीम हुई थी, जो मेन तरमीम ये थी कि अगर पहले नैब का 90 दिन का रिमांड था तो उसमें उन्होंने 14 दिन का रिमांड कर दिया तो फिर अभी एक और तरमीम करके 14 से 30 दिन का रिमांड कर दिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने ड्यूरिंग द हियरिंग ये कहा था कि बाज़ तरमीम बड़ी अच्छी हैं। अब ये देखना ही है कि फिर उसके अंदर एक नैब के अंदर जो बंदा जाता था, उसमें जो ट्रायल कोर्ट थी या जहाँ पे ट्रायल होता था, उसके पास ज़मानत देने की नहीं, बेल की पावर नहीं थी। फिर वो लोग जो हैं वो रिमांड पे रहते थे, फिर रिमांड के 90 दिन के बाद जो है वो हाई कोर्ट में जाते थे। तो हाई कोर्ट जो है वो फिर डिसाइड कर रही थी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुरिस्डिक्शन होती है उसमें इनको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो एक तो ये तरमीम हो गई कि जो ट्रायल कोर्ट थी उसको ज़मानत के अख्तियारात मिल गए। दूसरी, अब उसमें जो थी अपने रिमांड की वो ड्यूरेशन बहुत कम कर दी गई। तीसरी, उसमें जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट थे, ब्यूरोक्रेसी थी, सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी या जितने भी ब्यूरोक्रेट है वो काम नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी फाइल पे ज़रा सा हम काम करते हैं तो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के हमारे ख़िलाफ़ केस बन जाते हैं, सही काम भी ये फाइलें ठप हो जाती थी। तो उनको ज़रा उन्होंने उससे निकाला है कि जी इस तरह कोई अगर बोनाफाइडी को बंदा अगर किसी फाइल पे साइन करता है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है किसी करप्शन की या कोई, तो कोई अगर नुकसान भी हो जाता है तो वो भी जो है वो उसको मतलब एक काबिले दस्तअंदाजी जुर्म या नैब का ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। तो ये काफ़ी तरमीम हुई। अब तरमीम चैलेंज हुई तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने ड्यूरिंग दिस समय अभी ने कहा है, कब डिपेंड करता है कि ये सारा नैब का कवानीन जो है वो कोर्ट से डिसाइड करती है या पिक एंड चूज़ करती है। कहते हैं ये वाली उससे शिक है, रिमांड वाली है, ये ब्यूरोक्रेसी वाली है, या ये दूसरी ये ठीक है, बाकी जो हैं चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने 12 दूसरे एक जज साहब ने बड़ा इतराज़ उठाया कि जी आप ये इससे एग्रीव कौन है, पूरे पाकिस्तान से एक ही बंदा, एक ही पार्टी आई है, वो PTI थी, इमरान खान। तो अगर इमरान खान तो इसका मेरे ख्याल में इमीडिएट बेनिफिशियरी हो सकता है कि अगर जो अल कादर ट्रस्ट है नैब का, अगर वो उस पर वो चार्ज होते हैं तो सबसे पहले बेनिफिशियरी वो जो है PTI के बंदे हैं वो होंगे कि उनका रिमांड भी कम होगा और नीचे वाली ट्रायल कोर्ट जो है उनकी ज़मानत भी ले सकती है। क्योंकि अब मैटर जो है क्लोज हो गया। आज उन्होंने कहा जी मैं जजमेंट रिजर्व कर रहा हूँ, तो रिटायरमेंट से पहले इस पर फैसला आएगा। तो लगता है नेक्स्ट वीक जो उनके रिटायरमेंट से पहले कोई फैसला आ जाएगा। तो इन केस अगर नैब के वो केस सेटिस्फाइड कर देती है जज में अपनी जो अमेंडमेंट की है गवर्नमेंट ने, तो फिर जितने केस
डंप हो गए हैं नैब के अंदर इस तरमीम के साथ, जो नैब कोर्ट ने वापस किए हैं, वो फिर कोर्ट के अंदर वापस आ जाएंगे, फिर वो केस उसी जगह से दोबारा बहाल हो जाएंगे। जहांगीर साहब, ये आज जिस तरह से रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस साहब ने दिए कि जो झुकाव है इस कानून साजी का वो वाज़ेह है कि किसको फ़ायदा हुआ, तो इससे तो माइंड उनका क्लियर हो चुका है। लेकिन दुनिया भर में क्लैरिटी है कि लेजिस्लेचर ने कानून साजी करनी है, पाकिस्तान में नहीं है। अब ये हमें कौन बताएगा कि कानून साजी करना दरअसल पहले कोर्ट से पूछ के कोई बिल पास होना चाहिए, या फिर उनकी डिस्क्रिशन है कि आप लेजिस्लेशन करने से पहले हमसे पूछें। अगर एक बिल इस नौइयत का पास हो चुका है तो क्या डिस्क्रिशन बनती है कोर्ट की कि वो रिपीटेडली क्वेश्चन करे उसको कि ये क्यों हुई है लेजिस्लेशन, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? इसका रैशनल क्या है लॉ की नज़र में? ये देखिए, हमारा जो दस्तूर है पाकिस्तान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहते हैं ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर है कि लेजिस्लेचर का काम है जी कानून बनाना, एग्जेक्टिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, और अदालत का काम है उसको इंटरप्रेट करना। कि अगर इन केस, अब इंटरप्रिटेशन किस तरह होगी कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है, वो आपको जो बुनियादी हकूक़ है वो कहीं पे सल्ब होते हैं, या ऐसा कानून बनता है जो इस्लामिक प्रोविजन के ख़िलाफ़ है जो आइन के अंदर दी गई है, या ऐसा कानून बनता है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ख़िलाफ़ है, तो इन तीन चीज़ों पे, इन 3 टच स्टोन पे जो कोर्ट है वो इंटरप्रेट कर सकती है। तो आप सबसे पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बाज़ औक़ात क्रिएट हो जाता है कि हर इदारा दूसरे के काम में इंटरफियर करता है। वो जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको बैडली डिस्टर्ब किया है हर इदारे ने। बाज़ औक़ात जो जिस तरह अभी आपने कहा है, कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर पे कदगन लगा रही है, लेजिस्लेचर जो है एग्जेक्टिव पे लगा रही है। अब एग्जेक्टिव जो है जिनका काम जो है सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, वो कुछ और काम कर रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी इदारा अपने हदूद के अंदर काम नहीं कर रहा ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर में, मतलब आइन के मुताबिक। अगर आइन के मुताबिक हर इदारा अपनी हदूद में काम करे तो इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, उस पार्लियामेंट में अंदर बैठे हुए हैं। अब इसमें ये फिर क्वेश्चन उठ गए जी, ये तो अब पार्लियामेंट पूरी नहीं थी, आधे बंदे, मतलब अब पीटीआई को पार्लियामेंट ने नहीं कहा था कि आप बाहर चले जाएं या आप रिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी को रिज़ाइन कर रही है, वो अपनी मर्जी से वो नहीं जाते, या उनके जो भी इश्यूज थे तो उनको उधर होना चाहिए था। क्वेश्चन ये था कि जब आप बिल पास हो रहे थे वहाँ पे आप अगर मौजूद होते तो शोर शराबा करते। अब कई आपने बिल देखे सेनेट ने वहाँ पे नहीं पास होने दिए, तो अगर वहाँ पे सेनेट पे पीटीआई रिज़ाइन कर जाती तो वो तो तमाम जितने बिल थे पास हो जाते। तो इस पे पोलिटिकल पार्टी जो है उन पे भी एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर लोग किस लिए आपको भेजते हैं। सही, ये एमएनएस का सेंटर का क्या काम है? लेजिस्लेट करना, लोगों के लिए ऐसे कानून बनाए जो उनका रहन सहन, जो उनका माहौल है उसको पुरअमन बनाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर यही तो मसला आ जाता है कि 14 लोग भी होते हैं 340 के आवाम में, तो हमने कई बिल्स 1 घंटे में 29 बिल पास होते भी देखे हैं। फिर अब ये नैब का मामला है, इसमें भी ये आर्गूमेंट आ जाता है कि जी ये आम आदमी का तो नहीं है, इससे तो जो बड़े बड़े करोड़ रुपए जिन्होंने गबन किया है, जिन पर इल्ज़ाम था, उनको इससे फ़ायदा हुआ और उसके बाद कहीं केस भी नहीं चले, वो सारे इधर उधर ही हो गए जी, ख़त्म, कहीं किसी और जगह जा ही नहीं रहे थे। मगर सर एक और सवाल ये बनता है कि अब चीफ जस्टिस साहब तो हो रहे हैं रिटायर, फैसला कोई भी आता है तो उसके बाद रिव्यू में तो लगता है कि जस्टिस काजी फैसल साहब तब तक चीफ जस्टिस होंगे, और तब तक हमने वो रिव्यू की जो पावर वाला मामला है, यानी सो मोटो का, उसके लिए भी एक मामला रुका हुआ है। तो बहुत से मामलों में कई महीनों से काजी फैसल साहब तो कोई केस ही नहीं सुन रहे, तो नज़र आता है कि उनकी एक अलग सोच है। तो फिर एक हम नए सिरे से चीज़ देखेंगे कि उस रिव्यू में काजी फैसल साहब होंगे और बिल्कुल ही कुछ और हो जाए। ये देखें, डेफिनेटली जब अभी रजीम तो नहीं, आप जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने आती है, जो हेड ऑफ एक जो फाइनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। तो उसका जब चीफ जस्टिस चेंज होता है तो लाजमी वो अपनी पॉलिसी लेके आता है कि किस तरह जो इसको स्ट्रीम लाइन करें, जो डिफिशेंसी है या वो देखता है जी। जिस तरह अगर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन वाला केस भी लगता है चीफ जस्टिस साहब छोड़ के जा रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है जिसमें ये लिखा गया है कि चीफ जस्टिस के पास सू मोटो पावर नहीं होनी चाहिए और 3 मेंबर जो सीनियर मेंबर है वो बेंच कंस्टिट्यूट करें। वो केस भी जो है वो काजी फैसल साहब के लिए मेरे ख्याल में छोड़ के जा रहे हैं कि वो आके खुद डिसाइड करें कि वो खुद सोलो पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं या 3 मेंबर जो है वो बेंच की कंस्टिट्यूशन करेगा
और फिर वो केस कभी वो डिसाइड करेगा कौन सा केस किसके पास लगना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें सारी आएंगी। तो अगर जिस तरह आपने कहा अगर ये केस आज ये सेटिसाइड कर देते हैं तो डेफिनेटली ये 16 जो आपकी सितंबर है चले जाएंगे। तो उसके बाद जो रिव्यू आएगा तो फिर वो नए जो चीफ जस्टिस होंगे वो अपनी मर्जी से फिक्स करेंगे। 2 जज तो मौजूद होंगे लेकिन तीसरे नहीं होंगे। तो अगर एक जज का आज डिसेंटिंग आ जाता है, डिसेंट आ जाती है, जिस तरह लग रहा है ये 2-1 का आएगा डिसीजन, तो फिर हो सकता है ये नैब वाला मामला जो है वो रिवर्स भी हो सकता है रिव्यू के अंदर। तो अभी चीज़ें जो है ना ये मिड ऑफ सितंबर के बाद अनफोल्ड होंगी, तो एक नई आपके सामने एक नई चीज़ें आएंगी कि किस तरह आगे मामला जो है अदालत, क्योंकि निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत 4 महीने रहती है, 5 महीने रहती है, तो उसके बाद फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो भी आती है। तो काजी साहब का जो 1 साल का टेन्योर है गालिबन, तो वो बड़ा मतलब उतार चढ़ाव मुझे लग रहे हैं कि आएंगे कि क्या क्या जो है आगे वो क्या इरादा रखते हैं क्या करने का, और किस किस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है या ये बहुत बड़ा एक असर जाता है जी कि 2 ग्रुप्स हैं, एक इस तरह है एक उस तरह है, एक अपनी मर्जी की बेंच, इन सारी चीज़ों पे डेफिनेटली कोई डिसीजन आएंगे। जहांगीर साहब ये काजी साहब क्योंकि ये बात भी कर चुके हैं पहले कि कुछ जूनियर जज जो आए थे सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से वो अपना माइंड भी शो कर चुके हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको, तो आपको लगता है कि जो शख्सियात अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं काजी साहब के आने के बाद बहुत से लोगों को कोशिश की जाएगी कि उनको वापस भेजा जाए और काजी साहब उसके लिए कुछ करेंगे भी प्रैक्टिकली? ये भी देखें एक बड़ा सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अगर तो वो पिटीशन डिसाइड हो जाती सीनियरिटी वाली तो वो फिर तो कोई मामला नहीं था, लेकिन अभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है पिटीशन। तो अगर इस पे कोई लार्जर बेंच बनता है, अब लार्जर बेंच बनेगा तो ज़ाहिर है जो जज जो आउट ऑफ सीनियरिटी आए हुए हैं वो तो बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके अगेंस्ट तो केस होगा। तो बाकी जो रिमेनिंग जज होंगे अगर वो मेजॉरिटी से डिसीजन दे देते हैं जी कि ये जो है ये जो की गई हैं पोस्टें कन्फर्मेशन की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उस वक्त क्योंकि बाद जज जो हैं वो आउट ऑफ सीनियरिटी आए हैं, तो उसमें आज ये हार्ड ट्रस्ट केस के अंदर तो वो है कि सीनियर जज ही आगे जाएंगे। तो इसमें अभी 2 राय हैं, कोई कहते हैं जी नहीं आप सीनियर के साथ कॉम्पिटेंसी भी देखें, एक अगर जज ऐसे आ गए हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन इसमें ये राय है कि अगर हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस काम कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वो क्यों नहीं आ सकते। तो इसमें भी 2 मुख्तलिफ ओपिनियन पाई जाती हैं। तो इसमें डेफिनेटली जो पिटीशन पेंडिंग है वो टेक अप हो सकती है और उन पर कोई डिसीजन भी आ सकता है। अब यही मसला है जदून साहब के, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि काजी साहब का इंतज़ार हो रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला भी है, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला वो कि जी बेंच कैसे बनेगा, ये सब है। लेकिन सर जो एक और इसका इम्पैक्ट तो ज़ाहिर है पूरे मुल्क पर आता है, लेकिन एक चीज़ है इलेक्शन की अनाउंसमेंट। अब वो एक बहुत बड़ा सवाल बन गया हुआ है। जब से हमने देखा कि पिछली हुकूमत जिस तरह आई थी तब से लेकर बहुत सी बातें होती रहीं आईनी और कानूनी मामलात पर, 90 दिन के अंदर इलेक्शन पर, लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान बार कौंसिल ने 9 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया है इलेक्शंस के हवाले से। ये हमने पहले नहीं देखा पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, या हमने गवर्नमेंट में और बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल हमने इस तरह के मैटर्स देखे हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि अब इसमें सब वकला इकट्ठे होंगे, इसका कोई प्रेशर बनता नजर आ रहा है आपको, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरह हमने पहले देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया तो इलेक्शन नहीं हो सके? ये देखें आप एक जो सिविल सोसाइटी है स्पेशली जो बार एसोसिएशन है एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है सिस्टम के अंदर, और जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ है तो बार एसोसिएशन या बार काउंसिल या जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है वो बहुत आगे आके उन्होंने मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका काम है बिल्कुल, ये इसमें आप 2 राय नहीं है कि बार एसोसिएशन और बार काउंसिल हम एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और आइन की जो अगर किसी जगह पे हमें नज़र आता है कि वायलेट हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना प्राइम रिस्पांसिबिलिटी। पहले डिवाइडेड थे ना सर, प्रॉब्लम यह है कि पहले तो डिवाइडेड थे, इस दफ़ा आपको लगता है यूनाइटेड मामले में पड़ेगा? नहीं, वो ग्रुप्स अब भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये जो है इलेक्शन के मामले में कैटेगोरिकली मेरे हाल में बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी कहा है, इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी कहा है, और बाकी जो बार कौंसिल है वो भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो पिटीशन लेके गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो भी हो सकता है काजी साहब जाएँ तो वो उसको इनिशिएट करें कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि जी अब सुप्रीम कोर्ट ही डेट आगे पीछे कर सकती है, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है। अगर वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकता इलेक्शन कमीशन तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके हमें पता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये भाई ये वजूहत है, दीज आर द सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे डिफिकल्टीज हैं, इनको किस तरह रिमूव करेगा। लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, जिस तरह पहले इंट्रो में हमने कहा है
वो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि अगर 90 दिन से आगे तजावुज़ होता है, लेट से अगर 3 महीने के बजाय 4 महीने जाता है, तो उसकी फिर वजूहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगी कि इन वजूहत की वजह से 1 महीने या 2 महीने इलेक्शन जो है वो लेट हो सकते हैं। अदरवाइज तो 90 दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो तो 90 दिन ही है। जब प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करेगा तो 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन, आइन यही कहता है। सही सर, एक और मामला ये है कि 9 सितंबर को सदर पाकिस्तान की मुद्दत जो 5 साल की है वो ख़त्म हो रही है। अब वैसे ज़राए तो यही कहते हैं कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इज़ देयर अ वे टू रिमूव हिम के किसी तरह कोई तरीक़ाकार आइनी तौर पे या लीगल वे में है कि उनको प्रेशराइज़ किया जाए कि वो पीछे हट जाएं, चेयरमैन सेनेट एलिवेट हो जाए? देखिए इस तरह है कि जब प्रेसिडेंट की टर्म ख़त्म होती है तो उसके मुताबिक फिर आगे अगर आपका इलेक्टोरल कॉलेज हो तो उसको दोबारा जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है अनाउंस होता है। लेकिन अभी आपको पता है कि नेशनल असम्बली भी डिज़ॉल्व है, 4 प्रोविंशियल असम्बली भी डिज़ॉल्व है, तो इलेक्टोरल कॉलेज को प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कोई इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है। तो उसमें जो आर्टिकल 44 है वो प्रोविजन ये है कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन के उसके इलेक्ट होने के आने तक जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू कर सकता है। अब ये प्रेसिडेंट की स्वाबदीद है कि वो अगर 9 सितंबर को रिज़ाइन कर देते हैं किसी भी वजूहत से, वो कहते हैं जी मैं अब मेरी टर्म ख़त्म हो गई है तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर जाता अभी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ये भी केयर टेकर है तो मैं नहीं कर जाता, तो ऑब्वियसली फिर जो चेयरमैन सेनेट है वो उनकी जगह कायम मकाम सदर बन जाएंगे। तो अगर चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो फिर नेशनल जो असम्बली के स्पीकर हैं वो भी मौजूद हैं, वो बन जाएंगे। तो इस तरह है कि अगर वो कहते हैं जी मैं रिज़ाइन नहीं करता तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली जब तक नेक्स्ट इलेक्टोरल कार्य कंप्लीट नहीं होता और प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता तो तब तक वो प्रेसिडेंट ही रहेंगे। अच्छा सर, सदर से डिमांड किया जा रहा है जी आप डेट दे दें, बहुत से लोग ये कह रहे हैं सदर तारीख दे। अब तो हम कुछ पार्टीज़ को भी देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी कह रही है जी सदर तारीख दे दें। इलेक्शन कमीशन के साथ निगरान सेटअप खड़ा है कि जी इलेक्शन कमीशन जब कहेगा तब इलेक्शन होंगे। अब तो वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि अभी मेरे ख्याल इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट थे उनसे बात करते हुए कि हम कोई टाइम फ्रेम ही नहीं दे सकते, तो इलेक्शन कमीशन जब करेगा। तो ये तो कन्फ्यूजन तो यहाँ है, अगर कोई फैसला आ भी जाता है, वकला अपनी जगह जनाब हड़ताल भी कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन इससे होगा तो कुछ भी नहीं। हमने पहले भी देखा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का नहीं हुआ तो फिर बार क्या कर लेगी, या सदर पाकिस्तान तारीख दोबारा देकर क्या कर लेंगे? ये देखिए हम और आप लोग जो है एक जो आइनी कानूनी या अखलाकी जिम्मेदारी होती है उसका जिक्र कर सकते हैं, अब हमारे अख्तियार में नहीं होता। हम तो सिर्फ अपनी एक रीजनिंग के साथ, एक आर्गूमेंट के साथ, एक वैलिड ग्राउंड के साथ कह सकते हैं कि ये कानून इस तरह है। जिस तरह मैं एक लीगल ओपिनियन आपको दे रहा हूँ या आपने मुझे इनवाइट किया कि आप इस पर बात करें, तो बाकी जो देखना इम्प्लीमेंट करना है वो एग्जीक्यूटिव का काम है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर या प्रेसिडेंट के जो इलेक्टेड अभी तो नहीं है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, उसकी जब मशीनरी साथ नहीं देगी, जब आपके पास ROI नहीं होंगे, जो सिक्योरिटी नहीं होगी, तो इलेक्शन किस तरह होगा? तो उनका लाजमी है आप डेट देना। तो ये मैं मुख्तलिफ पिछले 10-15 दिन से हम हर चैनल पे ये कह रहे हैं, और एक गवर्नमेंट का पहले जो गवर्नमेंट थी PDM की, उनके लॉ मिनिस्टर पब्लिकली आगे कह चुके हैं कि, और बाकी जितने भी लीगल एक्सपर्ट हैं चोटी के पाकिस्तान के, वो इस पर मुसलसल राय दे चुके हैं कि जब प्रेसिडेंट असम्बली डिसॉल्व करता है तो प्रेसिडेंट का ही अख्तियार है डेट देने का, अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल अनाउंस करेगा, वो अपना प्रोग्राम देगा, लेकिन जो डेट फिक्स करनी है वो प्रेसिडेंट ने देगा। इसी वजह से प्रेसिडेंट ने चीफ इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि आप मेरे साथ आके मीटिंग करें, हम इसकी कोई प्रपोज डेट जो है वो बायमी मशवरे से मैं दूँ, तो आप उस पर किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन वो मुझे लगता है नहीं इस तरह चलना चाहते प्रेसिडेंट की डेट के साथ। जहांगीर साहब, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि डेलिबरेटली सदर पाकिस्तान फ़िल वक्त अवॉइड कर रहे हैं तारीख का ऐलान करने से, और 15 तारीख के बाद शायद वो कर दें, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये जवाज़ पेश करेगा कि अब डिलिमिटेशन शुरू हो चुकी है, अब ताख़ीर हो चुकी है, अब नहीं हम कर सकते। तो आपको लगता है कि ऐसा मामला है कि डेलिबरेटली इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है? अदरवाइज़ फिलफौर अगर वो ये कर देते तो शायद एक डिबेट तो खड़ी होती कि प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ। देखिए, जिस तरह मैंने अभी कहा है, प्रेसिडेंट की आइन के अंदर जिम्मेदारी है डेट अनाउंस करने की। जो असम्बली डिसॉल्व करते हैं अगर प्रेसिडेंट, तो उनके साथ ही वही आर्टिकल जो कहता है डिसॉल्व करें 48(1) पे एडवाइस जाती है, प्राइम मिनिस्टर की समरी जाती है, तो साथ ही उनको डेट देनी होती है। लेकिन अब प्रेसिडेंट जो है डेट देता है। अब मुल्क के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, वो ज़ाहिर है कि जब तक एग्जीक्यूटिव आपके साथ नहीं करती तो प्रेसिडेंट को डेट तो देनी चाहिए थी, लेकिन वो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रेसिडेंट अगर डेट नहीं दे रहे, लेट कर रहे हैं, तो ये उन पर जिम्मेदारी होती है कि वो क्यों नहीं डेट दे रहे। पहले उन्होंने ज़ाहिर है वो ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को
तो अब इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि किस मसलत के तहत वो खामोश है या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आगे कोई हालात चेंज हो। तो दूसरी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो उन्होंने निगरान हुकूमत ने भी कहा जी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम उसके साथ करेंगे। तो अब सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे हैं 15-16 सितंबर के बाद कि क्या होता है, किस तरह आगे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। उसमें इलेक्शन है, उसमें निगरान हुकूमत है, उस पर आगे फिर पोस्टिंग ट्रांसफ़र के इशू हैं, इलेक्शन किस तरह ट्रांसपेरेंट होंगे। तो ये आप सितंबर के मिड के बाद आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो हमें होती हुई नज़र आएंगी कि किस तरह आगे चलेगी। यानी इस महीने में बहुत से फैसले होंगे, कुछ चीज़ें ज़रूर क्लियर हो जाएंगी, लेकिन 15 सितंबर के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून, आपने वक्त दिया। ब्रेक लेने के बाद बात करेंगे आर्मी चीफ का मंसूबा मईशत की बहाली का, क्या इस मंसूबे में है और क्या बातें की हैं आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन से, और किस तरह से समझते हैं बिजनेसमैन कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कितना काबिल अमल है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। इरफान शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PCCI के सदर हैं, यानी पाकिस्तान के तमाम जो कारोबारी लोग हैं उनकी नुमाइंदा बॉडी है ये, और उसके सदर हैं। इरफान शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो बताएं कि आर्मी चीफ ने जिस तरह से ऐलान किया कि 75 से 100 अरब डॉलर का हम देख रहे हैं एक तखमीना के मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि जी लगभग 25 अरब डॉलर एक वक्त में हमने देखा कि चीन की तरफ से आए CPEC में, उसके समरात नहीं उस तरह नजर आए, महंगाई फिर भी हो गई, डॉलर का मसला देखते हैं। इस दफ़ा आपने क्या महसूस किया, किस तरह से फ़र्क है ये जो मंसूबा है? देखिए इस बार जी बात तो और बहुत बुरे तरीके से चीज़ें जो ना मुतासर हो रही थी, और कोई चीज़ भी जो है ना वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मैं समझता हूँ चीफ साहब के साथ जो मीटिंग हुई है उसने काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया है, और मैं समझता हूँ ये ठंडी हवा का एक झोंका आया है बिजनेस कम्युनिटी को कि शायद उससे पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से उन्होंने बयान जी मेरा ख्याल है इरफान आ रहा है वहाँ से, जी इरफान साहब यूएई से आ रहा है। जी आवाज़ आ रही? जी सर थोड़ा सा कट कर आ रही थी जी, आप गुफ्तगू जारी रखिए। 25 जो है ना सऊदी अरब देगा, 25 यूएई देगा, और इसी तरह से कतर के साथ बात हो रही है, और 25 बिलियन की इंशाल्लाह वहाँ से आएगी। और वो कहते हैं कुवैत के साथ भी हम बात कर रहे हैं, और चाइना ने हमें हमेशा साथ दिया है। हमारी रीशेड्यूलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, अगले 3 साल की भी रीशेड्यूलिंग उन्होंने कर दी है, तो चाइना तो हमारा हमेशा साथ दिया है। तो बकौल उनके कि इस वक्त जो हालात हैं, और ये सबसे बड़ी जो उसमें एक बड़ी जी नहीं मुझे आवाज़ नहीं आ रही जी। इरफान शेख साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा लाइन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि तकरीबन लगभग 100 के करीब पाकिस्तान के जो बड़े कारोबारी लोग हैं उनसे मुलाकात की आर्मी चीफ ने, और उसमें उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, जिसमें जिस तरह अभी इरफान शेख साहब भी उस मीटिंग में थे, और उन्होंने बताया कि 25 अरब डॉलर लगभग सऊदी अरब से, इसी तरह UAE से, और मुख्तलिफ शोबों में कहा जा रहा है, जिसमें IT का शोबा भी है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, और दीगर शोबों में इन्वेस्टमेंट का कहा जा रहा है कि आएगी। और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि किसी और डिपार्टमेंट में जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, यानी जिस तरह हमारे यहाँ रेड टेपिज़म कहा जाता है, जिससे मुराद ये है कि डिले बड़ा हो जाता है कि जी इससे इजाज़त लें, ये महकमे हैं, ब्यूरोक्रेसी का मामला आता है। ना सिर्फ ये बल्कि आपको नैब से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटी करप्शन से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बराह रास्त आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, और इसमें ये कारोबारी शख्सियात को शायद इन्वॉल्व किया जा रहा है कि आप भी आ गए। मुज़म्मिल, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और लेकिन असल चीज़ है कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कौन इसको आगे लेकर चलेगा। अब इसी हवाले से ये भी नहीं समझ आ रही, जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे इलेक्शंस की। इरफान साहब दोबारा हमारा रब्ता। इरफान साहब, क्या इस पर आपने एक सवाल किया, कुछ खदशात का इजहार किया कि अभी केयर टेकर सेटअप है, फिर इलेक्शन होंगे, किस तरह से इसको आगे ले जाया जाएगा, किस तरह से गारंटी की जाएगी कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है कब किस तरह आएगी, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा, किन शराइत पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी? यही बात हमने की थी कि जी केयर टेकर जो है वो आप समझते हैं कि इस चीज़ को कहते हैं कि जी इसमें केयर टेकर को पूरी परमिशन है कि पूरे 6 महीने में वो पूरी तरह से काम करें, और इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी कराएंगे। ये भी बात होने लगी कि हम इलेक्शन भी करवाएंगे, लेकिन
और जब वक्त आएगा, जब ज़रूरत होगी, इलेक्शन करवाया जाएगा। और ये बेसिकली उनका ये था कि हमने इस मुल्क को अब ठीक करना है, और ये जो चीज़ें हमने जो 100 बिलियन का जो वादा आया है हमें और हुआ है, वो इंशाल्लाह वो यहाँ पे मार्ज़ वजूद में आएगा और आप सब लोग देखेंगे। और ये उन्होंने कहा है आपको 1 हफ्ते के बाद आपको इसके बारे में चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और ये सुनने भी एक उम्मीद है हमारी कि शायद मोहम्मद बिन सुलेमान शायद 9 तारीख को पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। पर मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें हो गई 50% भी, फिर हमने तो ये सवाल एक और भी किया था कि आपका डिवैल्यूएशन रुक नहीं रही, आपका शुगर स्मगल हो रही है, आपकी वीट स्मगल हो रही है, आप बॉर्डर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीज़ें कैसे रुकेंगी, किस तरह से काम सीधे होंगे। और उस पर उन्होंने कहा जी कि हमने इसके ऊपर टास्क फोर्स बना दी है, मनी एक्सचेंज के ऊपर बना दी है, स्मगलिंग के ऊपर बना दी है, FBR के ऊपर एक बना रहे हैं, और एक हम सोशल मीडिया के ऊपर बना रहे हैं। उन्होंने 4-5 टास्क फोर्स का जिक्र किया है कि हम बना रहे हैं और हम इसको बड़ी सख्ती के साथ निपटेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अफगानी जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है 1.1 मिलियन जो है, उनको तो हम इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी इलीगल यहाँ पे आए हुए हैं हम उनको वहाँ से निकाल देंगे हर सूरत। और हमने सबसे पहले अपने मुल्क को देखना है और अपने मुल्क की हिफाजत को देखना है, और उसके लिए हम काम करेंगे। फिर जो उन्होंने बात हमने की थी कि IPP का जो मसला है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे, ना घरेलू सार्फिन खुश है, ना कारोबारी हज़रात खुश हैं, क्योंकि रेट इतना ज़्यादा है कि बारे में नहीं रहा कि आप किस तरह से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम IPP के मामला को भी हम चेक कर रहे हैं। और फिर हमने ये भी कहा कि जी उनके ऑडिट करवाए जाए, फॉरेंसिक ऑडिट कराए जाए, ताकि जो कंजम्पशन है वो शो करते हैं 100 की बजाय वो 60% पे है, तो 40% का जो तेल है वो कहाँ पर जाता है, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑडिट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल 100% इसके ऊपर करवाएंगे और इसको चेक करेंगे। फिर हमने कराची में एक शिकायत हुई कि कब्जा ग्रुप ऑफ करप्शन ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, तो उसके लिए भी इक़दाम उठाए। तो उन्होंने बड़े उसके साथ जोर से कहा है कि हम इंशाअल्लाह इस नासूर को भी ख़त्म तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। फिर जो उन्होंने एक और अच्छी बात जो की, जो मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी थी, वो ये था कि उन्होंने कहा कि IT के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, मिनरल एंड माइंस के ऊपर और डिफेंस के ऊपर ये आगे इन्वेस्टमेंट होगी, और इसी इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर सारा हमारा काम चलेगा। तो जो चीफ साहब का जो एक जज्बा था, और जो चीफ साहब का जो एक जो मुझे उनमें डिटर्मिनेशन नजर आई थी, तो मुझे तो एक जो डिसअपॉइंटमेंट की एक बड़ी लहर हो रही थी, वो लहर जो है ना हमारी ख़त्म हो गई है, और मैं समझता हूँ कि चीज़ें आगे मुझे बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। इरफान साहब, ये बताइएगा कि करप्शन के हवाले से भी गालिबन बात की गई है, और कहा गया है कि गालिबन पार्टीज़ की कोई डिस्कशन रही उसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेंशन किया गया हो। उन्होंने मुख्तसर सी बात की, लेकिन उन्होंने ज़रूर की, उन्होंने कहा कि ये तमाम पार्टीज जो ना, तीनों पार्टीज PPP, आपका नून लीग और PTI, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। इनका मेन मकसद उसमें अपना पावर हासिल करना है, और इनमें अच्छे लोग सब में हैं, बुरे लोग भी सब में हैं, इनकेपेबल भी सब में है और कैपेबल भी सब में है। तो इनमें कोई फर्क नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रायोरिटी नहीं है। हम इनको भी देख लेंगे, चीज़ें जो है ना हम इसको कंट्रोल करेंगे ताकि इस मुल्क में बेहतर तौर पर चीज़ें। मतलब इरफान साहब, वो जो सिंध के हवाले से बात चल रही है कि कहा जा रहा है कि एक सिस्टम वहाँ बनाया गया है, उसके अगेंस्ट भी इकदाम किए जाएंगे, उसमें किसी पार्टी को मेंशन नहीं किया? उसमें किसी पार्टी को मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सख्ती के साथ कि हम करप्शन को निपटेंगे, और ये कब्जा ग्रुप जो हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं लैंड के ऊपर, लैंड ग्रैबर्स को, कोई ईरानी डीजल के हवाले से भी बात हुई? ये बात उन्होंने बड़ी उसमें बड़ी डिटेल के साथ कही। अच्छा जी, ये डीजल के हवाले से क्या बात हुई? डीजल के हवाले से ये बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि अपने जो कोर कमांडर है कि मुझे कराची में 1 लीटर भी ईरानी तेल नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई स्मगलिंग नहीं होगी, हम स्मगलिंग को पूरी तरह से शुद्धबाब करेंगे। और हमने ये कहा था कि स्मगलिंग जो ना ये वैसे कंट्रोल नहीं होती जिस तरह से आपकी ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करती है। तो अगर आपने स्मगलिंग को खत्म करना, नासूर को खत्म करना है, तो आपको बॉर्डर सील करने पड़ेंगे और बॉर्डरों के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कभी भी ये अपना खत्म नहीं हो सकती। हमने तो ये नहीं कहा कि एक वहाँ से चलता ताफ्तान से कंटेनर, उसमें स्टील बात होती है 40-40 फुट की, सलमानी टोपी पहन के आता है, किसी को नजर नहीं आता, और वो डोर स्टेप पे सप्लाई करते हैं, तो वहीं पर इसको रोकेंगे तो ये खत्म होगी स्मगलिंग। अगर आप ये समझते हैं कि हम दिखाने के लिए हम 4 अड्डों में छापे मार दिए, अपना दुकानों में छापे मार दिए,
तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये बॉर्डर सील करें, बॉर्डर को कंट्रोल करें, तभी जाके मामला ठीक होंगे। ये आपका जो डॉलर है अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है, इसको भी फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। हमने देखा ओपन मार्केट में तो नीचे आया है, इंटरबैंक में ऊपर गया डॉलर 15 है जी, लेकिन आगे, और मुझे लगता है आगे भी बेहतर होगा जी। लेकिन टास्क फोर्स का आपने जिक्र किया कि उन्होंने मुख्तलिफ टास्क फोर्स बना दी है, FBI के लिए भी, स्मगलिंग के लिए भी, इन चीज़ों के लिए। लेकिन इसमें जाहिर है कि जो FBI का काम है उसको बेहतर कैसे किया जाएगा? या जब तक ये लोग, अब आज पता लगा कि कुछ लोग सादा लिबास में मौजूद हैं मनी एक्सचेंज कंपनीज के साथ, तो ये डॉलर नीचे आ गया ओपन मार्केट में, तो ये क्या मुसलसल हमें ये करना पड़ेगा, इस तरह एक साथ लेकर चलना पड़ेगा टास्क फोर्सेस को, या कोई इंस्टीट्यूशनल भी कोई बेहतरी आ सकती है? तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें हल हो सकता है मसला। सॉरी सर, दोबारा बताइएगा। स्मगलिंग कंट्रोल करने, यहाँ से जो डॉलर स्मगल होकर जाता है अफगानिस्तान में, उसको बॉर्डर में कंट्रोल होकर चेक हो जाए तो सारी चीज़ें का मसला हो जाए। इरफान साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि अब आपको कॉन्फिडेंस मिला इस मीटिंग के बाद, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आपकी भी यही एक्सपेक्टेशन है इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज से कि वो डिलीवर नहीं कर सकते? नहीं, मेरा किसी उसमें वो नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, इस मुल्क में पीस हो, इस मुल्क में इकॉनमी बेहतर हो, और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। कितना अरसा आपको लग रहा है? सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर, हम किसी के खिलाफ नहीं है या किसी के साथ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क ठीक चले और मुल्क के लिए हम काम करना चाहते हैं। सर, कितना अरसा आपको लगता है कि लगेगा कि हम इस पे अमल दरामद होते देखेंगे? अगर ये चीजें इम्प्लीमेंटेशन हो गई, 50% भी होंगे, तो ये मुल्क जो है ना टेक ऑफ कर जाए। सर, अरसा कितना लगेगा, कितने साल कि हम देखें कि मेरे ख्याल में इसको कम से कम 2-3 साल तो चाहिए। 2-3 साल लगेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया इरफान शेख साहब, सदर FPCCI, आपने हमें। अब जिस तरह ना बात हो रही थी कि बहुत से लोगों ने इसको इस तरह देखा कि अभी आपने सुन भी लिया, इरफान शेख साहब ने खुद कहा कि जी कराची के हवाले से बात हुई, कब्ज़ा माफिया है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, कराची इकनॉमिक हब भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है, और सिंध के हवाले से जब बात होती है तो कि जी कराची में भी करप्शन है, अंदरून सिंध भी करप्शन है। ये बातें पहले भी कोर्ट हुई, दीगर लोग जो इस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि जी इसको भी देखा जा रहा है, और बहुत से लोगों ने इससे जोड़ा कि जी स्टॉप लिस्ट में नाम आ रहे हैं लोगों के, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, करप्शन का खात्मा होगा, बहुत सी कहानियाँ हैं। क्योंकि पिछले 10 साल से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह से इक़्तिदार में सिंध में रही है। लेकिन एक और ख़बर जो सामने आ रही है सिंध से ही, वो एजुकेशन के हवाले से है। एक और बड़ा स्कैंडल, कभी आप सुनते हैं जी गंदम गायब हो गई, कभी कुछ हो गया, लेकिन अब जाली भर्तियों का भी इंकशाफ हुआ है, और यानी गोस्ट स्कूल्स का आप सुनते थे जिनमें पता नहीं चलता था कि जनाब कितने स्कूल हैं कितने नहीं। तो ये अब मुजम्मिल जिस तरह बात हो रही थी, इरफान शेख साहब ने भी कहा, तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं करप्शन के खात्मे के लिए, वो आपने पहले ही बताया था कि लिस्ट एक मौजूद है कि जी 400 लोग हैं, तमाम पार्टीज़ के हैं, और वही बात सामने आई कि जी सारी पार्टीज़ एक जैसी हैं। इसका मतलब है कि हर पार्टी में जो करप्ट अनासर हैं उनकी कोई फहरिस्त है, और उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो जाएगा। और वही बात 15 से 20 सितंबर आपने भी ये कहा था, जहांगीर जदून साहब भी हमारे प्रोग्राम में अभी शुरू में थे, उन्होंने भी बात की। तो ये अब सीना पसीना चल रही है, ये बात सब हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहीं हवा में अब ऐसे ही एक अफवाह है, लेकिन ये एक फैक्ट होता नजर आ रहा है। लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि 15 से 20 सितंबर के दरमियान एक बड़ा भरपूर एक्शन होने जा रहा है। देखें, इसमें तो सबसे पहले तो PDM को मुबारक हो। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुलकर ये कहा कि अगर हम अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो हमें कोई ऐसी फेवर मिल जाएगी जो शायद तारीख़ में किसी और को नहीं मिली। लेकिन फेवर बात वही है ना कि प्रिंसिपल अगर आप छोड़ दें फिर उसके बाद आपको अच्छे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर असूल के बगैर सियासत करनी है और सिर्फ इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ आपके नहीं होते और स्टेक होल्डर्स के भी होते हैं। तो अब जो सूरत हाल है, ये क्रैकडाउन के हवाले से जो बात की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इम्प्रेशन जो जा रहा था कि सिर्फ एक पार्टी और उसको लेकर स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, वैसा नहीं होगा। ये बाकी पार्टीज़ में भी मामला जाएगा और वो भी फेस उनको करना पड़ेगा किस तरह से वो करते हैं। जहाँ तक हम पहले इलेक्शन के हवाले से बात करते रहे हैं, अब सदर पाकिस्तान के हवाले से भी जो मीटिंग का इंकशाफ हुआ है उसमें भी बताया यही गया कि उनको मैसेज जो कि मिला भी है कि अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते इट्स टोटली फ़ाइन, लेकिन उसके बावजूद लगता यही है कि वो कंटिन्यू भी करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि वो जितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकें अपने पीरियड को वो करें। साथ साथ ये भी कि एक ख़त भी भेजा गया उनको, और जो कि जेल से हाथ से लिखा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से। और उसके बाद सूरत हाल यही लगती है कि ही फील्स कॉन्फिडेंट कि आरिफ अलवी साहब जब तक मौजूद हैं अपने मनसब के ऊपर तो कुछ ना कुछ हमारी से रहेगी। इसीलिए वो बड़ा क्रूशल समझते हैं, तहरीक इंसाफ बड़ा क्रूशल समझती है उनकी पोजीशन को
और वो ये समझते हैं कि शायद कुछ ना कुछ कंसेशन हमें मिल सके अगर वो अपनी जगह पर रहते हैं, और बाहर जाने के हवाले से भी कोशिश की जा रही है, उनकी अहलिया भी कर रही हैं और स्टेक होल्डर्स भी कर रहे हैं। तो ये सारा जो पॉलिटिकल मैप है ये हम इस महीने के एंड पे तब्दील होता हुआ देखेंगे, जिसमें एहतसाब की जो ड्राइव है वो भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कोर्ट में एक बड़ी तब्दीली जो चीफ़ जस्टिस साहब के जाने के बाद होगी, और उसमें आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी जो लेटर लिखने की बात है, अब वो भी इसीलिए है कि आरिफ अलवी साहब ये चाह रहे हैं कि अगर मुझे बात माननी भी पड़े किसी की तो ये इंप्रेशन ना जाए कि मैं अपनी पार्टी से डिसलॉयल हूँ। इसीलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी जो उन्होंने ट्वीट किया वो भी तब किया जब पानी सर से गुजर चुका था। उसके बाद तो वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते थे उसको, हालांकि उससे पहले उनके पास ऑप्शन थी कि जिस दिन टीवी पे खबर चली है वो डिनाई करते उसको और वो स्टैंड लेते, वहाँ पे नहीं लिया उन्होंने। इसी तरह इलेक्शन के हवाले से भी वो करेंगे कि एक बैलेंस सी अप्रोच रखेंगे, जिससे इंप्रेशन ये मिलेगा कि उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वैसा होगा नहीं। तो यही चीज़ है कि जहाँ तक ये सियासी तब्दीलियों का मामला है तो बहुत से लोग जो हैं वो ज़ेरे अताब आने वाले हैं और उसका आगाज़ हो जाएगा। आज हमने देखा अचानक डॉलर ओपन मार्केट में कम से कम बहुत तेज़ी से नीचे आया और इंटरबैंक में ज़रूर ऊपर गया, लेकिन वो फ़र्क भी 1.25% का IMF की शराइत है जो मुसलसल जिससे इनहराफ हो रहा था। और जबकि केयरटेकर सेटअप बार कह रहा है जी जो मर्जी हो जाए IMF से हम बाहर नहीं जाएंगे, IMF से बाहर नहीं जाएंगे। अब ये बात आर्मी चीफ के थ्रू भी कोर्ट हुई कि जी IMF ने हमें जकड़ रखा है, कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हम कुछ सांस तो ले सकें। अब जिस तरह डॉलर हमने नीचे आता देखा है, अगर वहाँ पर लोग गए हैं कुछ और हर मनी एक्सचेंज के साथ कोई बंदा मौजूद है, तो ये शुगर का भी फिर क्या इस तरह हो सकता है, गंदम का भी फिर इस तरह से हो सकता है, घी का भी फिर हम इस तरह से मामला देख सकते हैं। हर मामले में फिर हम देख सकते हैं कि वहाँ जाकर और एक किरदार अदा किया जा सकता है और ये सारी चीज़ों को फिर कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें ये डॉलर जो नीचे आया ना, ये बेसिकली अनसर्टनिटी ख़त्म होने या कम होने की वजह से आया, ये डायरेक्टली रिफॉर्म का नतीजा नहीं है। अगर बाकी चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है उसके लिए रिफॉर्म चाहिए। स्मगलिंग जो डिस्कस हुई है इस सारी डिबेट के अंदर, जो कि इन मीटिंग्स में जो 2 मीटिंग्स हुई हैं इसमें हुई है, ये बहुत क्रूशल है। अगर ये रुकेगी नहीं तो मज़ीद नुकसान होगा। सबसे बड़ा मसला टैक्स नेट में बहुत सी अशिया का ना आना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उससे कुछ भी नहीं मिलता जो स्मगलिंग की मद में आता है। आपको मालूम है कराची चले जाइए, आपको खुलेआम वहाँ पर ब्लैक मार्केट के बाज़ार मिलेंगे जहाँ आपको दुनिया भर का माल मिल जाएगा और उस पर कोई ड्यूटी किसी ने अदा नहीं की होती। वो पहुँचता कैसे है वहाँ पे ये किसी को नहीं मालूम। वैसे जब मेयर कराची का इलेक्शन होता है सब ये सोचते हैं कि अब शायद रिफॉर्म हो जाएगी इसके आने से, या इसके पास कोई ऐसी छड़ी है जादू की जो सब ठीक कर देगा, लेकिन नहीं होता। इसी तरह जो नॉर्दर्न बॉर्डर के थ्रू होता है वो भी हम सब के सामने, जिस पे इस मीटिंग के अंदर भी बात की गई, इसको कर्ब किया जाएगा। ईरानी तेल के हवाले से ये इंकशाफ हुआ था, तकरीबन 30% सिस्टम में ईरानी तेल आ चुका है आपके, विच इज़ अ स्टैगरिंग अमाउंट। इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे एक्शन लेने की बात करे तो हमारे लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं अगर इसको हम कर्ब ना करें तो। और उसकी क्वालिटी पे भी हमें पता है कि वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो स्मगलिंग आप देखें ना, चीनी सरप्लस पैदा करता है पाकिस्तान। अब एक सरप्लस आपकी क्रिएशन एक चीज़ की, उसके बावजूद वो मार्केट में 250 रुपये की मिल रही हो, तो ये तो एब्सोल्यूट फेलियर है। इसमें तो डिमांड एंड सप्लाई का कोई मसला ही नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया की किकबैक्स का ताल्लुक है कि एक ऐसी चीज़ जो कि सरप्लस में क्रिएट हो रही है उसका भी बहरान यहाँ पर मसनूई तौर पे लोगों पे नाफिज किया हुआ है और वो मार्केट में तलाश कर रहे हैं कहाँ से मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें कोर्ट हुई इन मीटिंग्स में कि इमरान इस्माइल, महमूद खान साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, परवेज़ खटक साहब वो भी साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इनके बाकायदा नाम कि जिनके पास क्या था, ये कहाँ तक आ गए हैं, तो ये लोग तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। तारीफ कर रहे हैं आर्मी चीफ की, तो क्या इनके खिलाफ भी होगा? फिर इनकी पार्टी का क्या बनेगा? इसी तरह हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में देखा है, अगर शुगर स्कैंडल की बात आती है, करप्ट अनासर की बात आती है, तो वो तो हमें फिर हर पार्टी में मिलते हैं और शुगर स्कैंडल से भी वो जुड़ते हैं। तो क्या उनके खिलाफ भी हम ये जो 400 की फहरिस्त है उनमें उनके नाम भी हैं? देखें, इसमें तो पूरा कॉन्टेक्स्ट तो अब नहीं पता हमें, ये मैंने भी देखा है ये बयान कोट हो रहा है, लेकिन अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? आया ये कहा जा रहा था कि पहले ये पार्टी के साथ इतने लॉयल थे, अब वो छोड़ के दूसरी तरफ आ गए हैं, या ये कहा जा रहा था कि पहले इनकी पोजीशन और रिस्पेक्ट क्या थी अब नहीं रही? ये कॉन्टेक्स्ट मालूम किए बगैर इस पर तबसरा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेसिक जो सेंट्रल फोकस था SIFC के हवाले से अगर बात की जाए, वो बिज़नेस कम्युनिटी को ये इंश्योर करवाना था कि आपके पास लीगल कवर मौजूद है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट NAB और FBR और एनी अदर थिंग। उसकी वजह यह है कि वन विंडो ऑपरेशन जो है वो सुपरसीड करता है जो लोकल लॉज हैं उसको, क्योंकि पार्लियामान ने उसको गारंटी भी दी है।
तो असल तो वो कॉन्फिडेंस था जो मिल गया बिज़नेस कम्युनिटी को, बहुत से लोगों को। लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये होगा कि बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर भी जो लोग अपने मफाद के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बालाए ताक रख के फ़वाइद लेते रहे हैं, सब्सिडीज़ लेते रहे हैं, इंसेंटिव लेते रहे हैं, आया उस 400 में उनका नाम होगा या नहीं। सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जो है वो ये होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के गरीब आवाम ने एक्सप्लॉइट नहीं किया किसी को, इन्हीं टाइकून्स ने किया है जो बहुत से मुल्क पे इस वक्त भी मुसल्लत हैं। अच्छा, एक और फिर जब ये एक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन तो आएगा। तहरीक इंसाफ का तो हम पहले ही देख रहे हैं, उनके तो बहुत से लोग जेल में हैं, मेन लीडरशिप इधर उधर हो गई, बाकी लोग छोड़कर चले गए, जिस तरह मैंने कुछ के नाम भी लिए हैं, उनका तो मामला अलग से चल ही रहा है। लेकिन जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर इनके लोगों पर हाथ पड़ता है तो फिर इनका भी तो रिएक्शन आएगा। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आकर क्या उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे? शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कहा जा रहा है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उन्हें रास्ता बनाना है, सारी चीज़ें उन्होंने तय करनी है और बड़े भरपूर तरीके से उनकी वापसी होनी है। तो उनके लोग अगर पकड़े जा रहे होंगे तो ये लोग क्या बैठ कर तमाशा देख रहे होंगे, खामोश रहेंगे कि हाँ जी ये सब करप्ट नासिर हमारे अंदर बैठे हुए थे, हमने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा है आप इनको पकड़ें और जो मर्जी इनके साथ सलूक करें, हम कुछ नहीं कहेंगे? यही बात जरदारी साहब भी कह रहे होंगे कि जो करना है कर लें, या खुर्शीद साहब की तरह कहेंगे कि जनाब ये बड़ा ख़तरा हो सकता है पाकिस्तान की रियासत को, जिस तरह आप ये एक्शन ले रहे हैं? देखिए, उसमें तो मियाँ साहब तो वापस आएंगे तो फिर कुछ करेंगे ना। अभी तो मुझे तो अभी तक उस पर कोई ट्रस्ट या उम्मीद नहीं है कि वो आएंगे। लेकिन जहाँ तक ये एहतसाब का अमल शुरू होने वाली बात है, अब इसमें अगर कोर्ट के थ्रू कुछ होता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब क्या कर लेंगे? जरदारी साहब क्या करेंगे उसके रिएक्शन में? क्या वो कोर्ट के सामने धरना दे देंगे जिस तरह PDM ने दिया था रिसेंटली? वही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। और वो कोई ऐसा एहतसाब तो नहीं है जो कि सिस्टम के थ्रू नहीं होगा, वो कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। पाकिस्तान में हर चीज़ लॉ के जवाज़ से ही शुरू होती है और कानून साजी को मद्देनज़र रख के किया जाता है। ये भी वैसे ही होगा। तो रहम की अपील के अलावा तो कोई चारा नहीं है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। क्या हम देख रहे होंगे जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है, अब दूसरों की भी बारी आने लगी है इसका? नहीं, उसमें तो अक्रॉस द बोर्ड, मैंने आपको परसों भी जो हम बात कर रहे थे उसमें यही था कि इसमें तमाम पार्टीज़ के नाम भी होंगे, स्टॉप लिस्ट में भी नाम होंगे, इसके अलावा रेफरेंस भी बनेंगे, कोर्ट्स में भी हम अपीयरेंसेस देखेंगे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस की, और बड़े बड़े स्कैंडल का भी इंकशाफ होगा। वो तो हमेशा ये कहते रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हों, जरदारी साहब और किसी हद तक नून लीग भी, कि जी इस नैब के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यानी एहतसाब या तो आप कर लें या आप मईशत को ठीक कर लें, और उसके बावजूद रिमांड पहले कम करके फिर बढ़ा के चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि पर्सन स्पेसिफिक जब लेजिस्लेशन करनी हो उसके बाद उनको नैब बुरी लगती है, जब वो चले जाते हैं। जब पावर में होते हैं तब सबको बेहतरीन अदारा वही लगता है, क्योंकि वो अपोजिशन को टफ टाइम दे रहा होता है। तो दे वर नॉट ट्रू इन देयर कन्विक्शंस, और वो इसीलिए था कि जब तक दूसरे के गर्दन पे तलवार है तब तक नैब ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो जनाब, आज की बड़ी खबर यह है कि 15 से 20 सितंबर के दरमियान आप बड़े एक्शंस होते देखेंगे, एक तरफ करप्शन के ख़िलाफ़ और मईशत की बहाली के लिए। तो देखते हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ किस तरह चलेंगी, उसके बारे में आपको आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।